स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिंग समानता और शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी एंड एजुकेशन। जैसा कि हमने कल की क्लास में भी किया था और मैंने आपको यही बताया था कि जो शिक्षा है यानी कि बेहतर शिक्षा सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है और सभी को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए या हम कहीं उनको सफलता देने के लिए या हम ये कह सकते हैं किसी भी बालक का या बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी हम कहेंगे चहुमुखी विकास करने के लिए बेहद आवश्यक है। शिक्षा हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और इसके साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र भारत में जब हमारा संविधान बना, संविधान में भाग 4 में जो हमारा पार्ट 4 है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया और उसमें आर्टिकल 45 में ये बताया गया, ये निर्देश दिए गए सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को कि आपको क्या करना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि आपको जो आपकी जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है प्राथमिक स्तर तक, प्राइमरी लेवल तक, उसे आपको लागू करना है ताकि सभी क्या उसके शिक्षित हो सके, साक्षर हो सके। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के लिए एक आवश्यकता मानी गई। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी देश है, कोई भी जो देश होता है उसमें क्या होता है, शिक्षा से संबंधित कुछ नीतियां बनाई जाती हैं जिसे हम एजुकेशनल पॉलिसीज कह सकते हैं या शैक्षिक नीतियां कह सकते हैं। और इस तरह की जो नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अर्थात उसको लागू करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए किसी भी देश की केंद्र या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे देश में भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय हमारी शिक्षा नीति है 1986 में उसे बनाया गया। और जो 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि तर्क क्या दिया गया कि किसी भी समाज को स्थिर करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए या हमारी समय आवश्यकताओं के साथ उसमें परिवर्तन करने के लिए शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 1986, इसका उद्देश्य क्या था कि एक शिक्षित समाज का, एक जो समाज ऐसा हो जो एजुकेटेड हो यानी कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे, शिक्षित समाज को बढ़ावा देने के लिए और समाज के सभी वर्गों को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अमीरों को शिक्षा दे रहे हैं या मिडिल क्लास को दे रहे हैं, लोअर को दे रहे हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम परिवार में है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है या उसका कोई भी जो जेंडर है, लिंग हो सकता है, सभी को आपको शिक्षा देनी है और यही एक शिक्षित समाज का निर्माण करेगी। साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, साथ ही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, उसमें एक और उद्देश्य भी रखा गया, सतत शिक्षा की प्रक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस जो प्रोसेस है, यानी कि जो एजुकेशन है वो एक लिमिटेड पीरियड में नहीं है बल्कि वो एक लगातार कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है। और वो तभी हो पाएगी जब हम इसको उसके इम्प्लीमेंट में यानी कि उसको लागू करने में बहुत ही एफिशिएंसी दिखाएं, निपुणता से काम करें और हर सरकार उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करे। इसी प्रकार से जो यह नीति है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यह क्या है, नई पीढ़ी को यानी कि जो न्यू जनरेशन है उसको 20वीं और 21वीं इन दोनों शताब्दियों में जो उसकी स्किल्स हैं यानी कि जो कौशल हैं, जो उसकी दक्षता है, जो उसकी एबिलिटीज हैं या जो उसका पोटेंशियल होता है, उसे बाहर लाने के लिए एक अहम भूमिका निभा रही थी। और इसी प्रकार से 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारी आई। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 में, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं जेंडर इक्वलिटी को यानी कि हम विमेन एजुकेशन या जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो हमने इसमें से सिर्फ उसी चीज को उठाया है जो किस चीज को प्रमोट करती है, या तो गर्ल्स एजुकेशन या विमेन एजुकेशन को। तो हम कह सकते हैं कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसका जो उद्देश्य था वो देश में जो महिलाएं थी यानी कि जो स्त्रियां थी, जो नारियां थी, उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए यानी कि एफर्ट्स किए गए। यानी मेन मोटिव क्या था कि जो एक महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लड़कियों को, बालिकाओं को जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा की इस प्रणाली में शामिल किया जाए, और इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स इस पॉलिसी में किए गए। और इस कार्यक्रम को यानी कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं उनको
सशक्त बनाने के लिए, उनको एबल करने के लिए, उनका जो एक चहुमुखी विकास है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे उनका वो सोशल है या उनका इकोनॉमिक है, हर प्रकार से उनको विकसित करने के लिए इसमें भरसक प्रयास किए गए। और इसे किसका नाम दिया गया? इसको महिला समाख्या का नाम दिया गया। ठीक है, तो कई बार जैसे आपके जब टेस्ट होंगे तो उस समय हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे या आपका सब्जेक्टिव आता है तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो महिला समाख्या है वो कौन सी पॉलिसी में आई। तो आपको पता होना चाहिए वो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई। अब हमें पता होना चाहिए कि जो महिला समाख्या है उसका अर्थ क्या है, यानी कि उसका मीनिंग क्या है। तो यदि हम मीनिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि शिक्षा द्वारा स्त्रियों की समानता, अर्थात जो हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो शिक्षा प्राप्त करने का है या किसी अन्य भूमिका का है। तो महिला समाख्या क्या है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने में स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को समानता के अवसर मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उन्हें भी मिलनी चाहिए जैसे कि लड़कों को मिलती है, और यही महिला समाख्या है। तो हम कह सकते हैं कि महिला समाख्या इस चीज को अपनाकर महिलाओं को सशक्त करना था, उनको इक्वल राइट्स देने थे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी थी ताकि वो सक्षम हो सके, एबल हो सके और अपने जो डिसीजन है वो स्वयं ले सके, और कहीं ना कहीं जो साक्षरता दर है वो हमारी बढ़ जाए। यदि हम इसी में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं महिला समाख्या में ही, तो यदि मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि इसको क्या कहा गया, एक शक्ति प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है शक्ति प्रोजेक्ट, यानी जिसे हम पावर प्रोजेक्ट कह सकते हैं। शक्ति क्या होती है? आपको एक मोटिवेशन पावर मिलती है, और जो आपके अंदर की जो इनर एबिलिटीज होती हैं, जो आपकी अंदर की शक्तियां होती है या जो आपकी योग्यताएं होती हैं वो बाहर आती हैं। दूसरी बात इसमें इन्होंने क्या कहा, इसको शक्ति प्रोजेक्ट क्यों कहा? इन्होंने कहा कि भाई इसका उद्देश्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब फीमेल्स को जॉब ही दिलानी है, नहीं, वो सेकेंडरी है। हमें मेन फोकस कहाँ पे करना है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके बारे में सोच को परिवर्तित करना है। यानी कि जो हमेशा से हमारे समाज में जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हमारी पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे महिलाओं को कम आंका जाता है, तुच्छ माना जाता है, उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, और हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो उस चीज के लिए तो इन्होंने शक्ति प्रोजेक्ट में दो बातों को शामिल किया कि वो आर्थिक रूप से भी क्या हो, मजबूत हो, यानी कि वो जॉब करे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं के बारे में जो एक नेगेटिव जो सोच है, यानी कि नकारात्मक जो सोच हम रखते हैं, उसे परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सभी को? आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। ओके बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इसके दूसरे उद्देश्य की बात करें महिला समाख्या की, जिसका अर्थ है शिक्षा द्वारा स्त्रियों को समानता देना, तो ये कहते हैं कि भी इस पॉलिसी के द्वारा, महिला समाख्या के द्वारा एक उद्देश्य ये था कि एक ऐसा वातावरण बनाना, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें सभी लड़कियां या सभी महिलाएं अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, सूचना प्राप्त कर सके। यानी कि उनकी इच्छा को महत्वपूर्ण माना, और जो उनको अधिक अवसर देने हैं ज्ञान प्राप्त करने के, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, यानी कि आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो अपनी इच्छा से कर सकती हैं। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बच्चा 10th में होता है, उसके बाद जैसे वो 11th में आता है, कई स्ट्रीम्स होती हैं उसके सामने, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बच्चे की पोटेंशियल और उसकी विश, यानी कि उसकी इच्छा क्या है और उसका पोटेंशियल क्या है, यानी कि उसकी एबिलिटी क्या है। वो भी साइंस में, मेडिकल में जा सकता है, नॉन मेड में जा सकता है, या वो आर्ट्स में रहना चाहता है। तो यहाँ पे भी क्या था कि हमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, महिलाएं जहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और उन्हें वो सभी अवसर देने होंगे जिसके अनुसार वो क्या करें, उनका ज्ञान वर्धन हो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करें, उनको नॉलेज मिले और इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। यदि हम तीसरी बात की बात करें महिला समाख्या की ही, कौन सी पॉलिसी चल रही है हमारी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसमें कहते हैं कि जो हम मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। अब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो आज जो मैं मेथड यूज कर रही हूँ, पीपीटी से आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी क्या है? ये भी हमारा एक लर्निंग मेथड है, यानी कि सिखाने की एक विधि है। तो ये कहते हैं कि जितने भी आप मेथड्स आप अप्लाई करते हो, उसमें क्या होना चाहिए, वो महिलाओं के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार, यानी कि उनके अनुभव और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? यहाँ पे हम गर्ल्स एजुकेशन को, यानी कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो जो मेथड्स हैं वो भी इस तरह से
अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार होनी चाहिए और महिलाओं से संबंधित ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाता है कि शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेना होगा और उसको समझना होगा। शिक्षा को व्यापक अर्थों में लेने का अर्थ है कि शिक्षा सीमित नहीं है, शिक्षा एक वर्ग तक नहीं है, शिक्षा एक जाति तक नहीं है, शिक्षा एक धर्म तक नहीं है। उसका व्यापक अर्थ है कि शिक्षा सर्वव्यापी है, यानी कि यूनिवर्सल है। कोई भी कहीं पर भी किसी भी कोने में रह रहा है, वो उसका ये अधिकार है, उसका यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो शिक्षा को प्राप्त करे, और यही उसका व्यापक अर्थ है। तो शिक्षा को हम किसी सीमित दायरे में नहीं बांधेंगे, क्योंकि शिक्षा एक चहुमुखी विकास करने वाली चीज है और वो सभी को प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एक और इसकी जो विशेषता आ सकती है कि जो मूल्यांकन कार्य होंगे एवल्यूएशन वाले, उनमें महिलाओं को अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होता है, मान लीजिए आपको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप नेक्स्ट टाइम उससे और बेटर करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो मूल्यांकन वाले यानी कि जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पुरुषों को ही अवसर दोगे, उसमें महिलाओं को, लड़कियों को भी आपको अवसर देने होंगे, यानी कि उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, ताकि वो साबित कर सकें कि वो भी इक्वल हैं और वो इतना ही बेहतर कर सकती है जितना कि पुरुष समाज कर रहा है। एक और चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि महिलाओं को, स्त्रियों को या नारियों को, लड़कियों को समाज में समानता और सम्मान का दर्जा दिया जाना चाहिए। सम्मान और जो समानता है, अगर वो दर्जा मिल जाता है तो हम कह सकते हैं जो जेंडर इक्वलिटी वाली चीज है, यानी लिंग समानता वाली बात है, वो अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। जो महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, उसे सिर्फ घर की चार दीवारी तक या किचन तक, या हम कहें सिर्फ बच्चों को पालने के लिए, मतलब वहां तक जो सीमित माना जाता है और हर बात पे उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है, उसकी योग्यताओं की कदर नहीं की जाती है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस पॉलिसी में इसी बात पर फोकस किया कि जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी समाज में समानता की हकदार हैं, यानी कि उन्हें भी इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके, उनका आत्मसम्मान बना रहे। तो इन चीजों पर जो फोकस किया गया है, ये जो 6 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये कंक्लूड करती हैं महिला समाख्या को। आगे हम चलते हैं कि कुछ और क्या सुझाव थे, यानी कि रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग आया 1986 में, उन्होंने कुछ और सुझाव भी दिए। वो क्या थे? सबसे पहले महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा। ये हम महिला समाख्या में अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कहीं पर भी कोई भी परिवार होता है, वो बेटों को पढ़ाने के लिए तो फिर भी एग्री कर जाता है या उनके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इससे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो बैड इफेक्ट पड़ता है, वो लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। यानी लड़कियों को बीच में ही शिक्षा को छुड़वा दिया जाता है, या उनके ऊपर जो घरेलू यानी डोमेस्टिक जो काम वो करती हैं, घरेलू कार्य करती हैं, उसके हिसाब से वो ज्यादा प्रेशर में होती है और वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। कोई प्राइमरी के बीच में ही छोड़ देती है, या फिर कोई आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहां तक पहुंच पाती है, और बहुत कम संख्या है जो हायर एजुकेशन तक जा पाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को समानता की लिए यानी कि जो शिक्षा है उसके लिए अवसर देने चाहिए। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया स्टूडेंट्स कि जो प्रादेशिक असंतुलन है उसको दूर करना चाहिए। देखिए प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं या हमारे जो रीजन्स होते हैं या हमारी जो स्टेट्स होती हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। क्या वो एक जैसी हैं? अगर मैं कहूँ कि क्या बिहार और हरियाणा, क्या उनका स्टेटस जो है वो इक्वल है? या मैं ये कहती हूँ कि भाई जो दिल्ली है, ठीक है, जो दिल्ली है या उस यूपी का एक जैसा स्टेटस है? तो हम कहेंगे नहीं। यानी कि एक इम्बेलेंस बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है? किसी राज्य के पास अधिक पैसा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं। अब जिस राज्य के पास या जिस स्टेट के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वहां पे वो फैसिलिटी वो भी बेटर है, यानी वहां पे पढ़ा लिखा समाज है, तो वो अपने बच्चों को भी क्या करेगा, प्रमोट करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षित करवाता है। तो इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सेंटर को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सपोज कोई स्टेट है, अगर उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, यानी ज्यादा संसाधन नहीं है, ज्यादा वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे उसको क्या करना चाहिए, अधिक जो फंड होते हैं या जो ग्रांट होती है, ठीक है, वो फंड पैसे के रूप में जो फंड मिलता है वो ज्यादा देना चाहिए, ताकि उस स्टेट की भी जो स्टेट की जो कंडीशन है वो संतुलन में आए और कहीं ना कहीं वो अधिक प्रयास करे वहां पे शिक्षा के।
दूसरी बात, अगर हम रूरल और अर्बन उसमें देखते हैं स्टेटस पे, कि जो रूरल मतलब जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे क्या मिलता है, वहां पे स्टेटस आपको पिछड़ा हुआ मिलेगा। अगर आप रोहतक की बात करो, रोहतक में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा या आसपास के जो गांव हैं